हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और इतना इंतजार किया था इस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को, फाइनली एग्ज़ाम हो ही गया है। 17 फरवरी को पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा एग्ज़ाम था। इसलिए मैं तो घर से सुबह जल्दी ही चलती थी, क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है एग्ज़ाम सेंटर से और मैं गाँव में रहती हूँ। तो मैं सुबह 6:30 बजे निकल गई थी घर से अपने एग्ज़ाम के लिए, और इसलिए मैं टाइम पर पहुँच गई थी। सो आप सभी भी ना टाइम से निकल जाना एग्ज़ाम सेंटर के लिए, लेट मत होना बिल्कुल भी। एग्ज़ाम पर पहुंचने के बाद एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही ना बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, उन पर 4-5 पेपर चिपकाए हुए थे, जिसको देखकर आप अपने अपने रूम नंबर का पता चल सकता है। और अपना रूम नंबर ना अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि एक बार अगर आप गलत रूम नंबर चेक कर लेते हो तो बहुत दिक्कत होती है फिर बार बार रूम चेंज करने में, और टाइम ना आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, जब वहाँ पर चेकिंग हो रही थी ना, तो क्या क्या चीज़ें चेक हो रही थी। देखो, एक तो चोटी बनाकर चले जाना इस तरह से अपनी, मतलब बालों का ना जूड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, जूड़ा नहीं बना होना चाहिए, बालों में क्लेचर नहीं लगा होना चाहिए, चिमटियाँ वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। और कानों में भी ना कुछ भी मत पहनना, चाहे आपने बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना पहन रखा हो, उसको भी मत पहनना। इतनी छोटी सी चीज़ भी ना निकलवा दी जाएगी आपकी। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सामान, कुछ भी जगह नहीं थी रखने के लिए। मतलब जो भी था आपको अपने पास से, जहाँ पर आपकी जगह वहीं रख कर आओ। उन्होंने कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई थी कि आप कुछ भी चीज़ वहाँ पर रख सको। सो आपको अपने सामान की खुद ही जिम्मेदारी रखनी है। और वहाँ पर उसके बाद ना, वो जब हम अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और 2 फोटो वगैरह जब लेकर जाते हैं, वैसे मैंने सेफ्टी के लिए 2 चीज़ें रखी हुई थी, अपना आधार कार्ड भी रखा हुआ था और अपना पहचान पत्र भी रखा हुआ था, वोटर आईडी जिसको बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें रखी हुई थी, फोटो भी रखे हुए थे, और 4 ब्लैक, मतलब 4 पेन लिए हुए थे, 2 ब्लैक थे और 2 ब्लू थे, और अपना एडमिट कार्ड तो था ही। बट जब आप एंट्री करते हो ना, तो गेट पर, मतलब जब वो एंट्री के लिए आपको अलाउ करेंगे, वहाँ पर वो ना आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उनको ना ठीक ठीक बता देना, या फिर अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी मतलब आप बोलोगे कि इतनी छोटी सी चीज़ को याद करने के लिए बोल रही हो दीदी, बट एक्चुअली में क्या हो रहा था ना, एक लड़की थी और मैम ने पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सो उस लड़की से ना अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई गई। पता नहीं वो घबरा गई थी या फिर उसको याद ही नहीं थी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे ना आजकल मतलब सही डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाते हैं अपनी, एक्चुअली सही बताऊं तो आधार कार्ड वगैरह में अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाते हैं, उसको कम करके या पता नहीं कैसे लिखवाते हैं, बट रियल नहीं लिखवाते, जिस वजह से शायद उसको अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगी। सो मैम को थोड़ा सा सस्पेक्ट लग रहा था कि अब उसको अंदर भेजू या ना भेजू, इसलिए मैम ने ना उसको अलग ही कर दिया था। फिर उससे पापा का नाम पूछा गया, तो फिर वो इतनी ज्यादा घबरा गई, वो पापा जी का नाम भी भूल गई अपने। तो इस तरह की गलतियां ना मत करना। अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो आपसे आपका पूरा पता भी पूछ सकते हैं, आपका नाम भी पूछ सकते हैं। मुझसे भी पूरा नाम भी पूछा गया था, उसके बाद मेरा पता भी पूछा गया था, पापा जी का नाम भी पूछा गया था, और डेट ऑफ बर्थ भी पूछी गई थी। ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। उसके बाद जो आपका आईडी थी, उससे आपके फेस का मिलान किया जाता, तभी आपको अंदर भेजा जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हमें अंदर भेज दिया था। उसके बाद अंदर भी चेकिंग हो रही थी। अंदर मतलब ये सारी चीजें चेक हो रही थी कि हमने क्या चीजें पहन रखी है। लाइक जैसे मैंने शूज पहन रखे थे, तो हमारे शूज भी निकलवा दिए गए थे, सभी को शूज अच्छी तरह से निकलवा दिए गए थे। शूज को भी चेक करी थी मैम। और मैंने सर पर एक स्टॉल भी ओढ़ रखा था, क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, इस वजह से इस तरह की, मतलब तो मैम ने वो भी निकलवा दिया था। सो आप भी ना ये सारी चीजें मत करना। ये सब कुछ चीजें चेक होने के बाद मैं अपने रूम में 8:30 या शायद 9 बजे तक हम अपने रूम में पहुंच गए थे। सभी चीजें चेक हो चुकी थी, सभी एंट्री वगैरह हो चुकी थी, हम अपने रूम में चले गए थे। उसके बाद जब तक एग्जाम नहीं होता, मतलब जब तक एग्जाम नहीं मिलता है, तब तक हम रूम में ऐसे ही बैठे रहते हैं। बट वो टाइम ना कब में निकल जाता है ये पता भी नहीं चलता है। बट अब ऐसा मत सोचना कि हम 1 घंटा पहले जाकर क्या करेंगे, तो लेट होने से बेहतर है कि आप थोड़ा टाइम से ही चले जाएं, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, चेकिंग होती है, काफी टाइम लग जाता है, और आपको अपनी सीट वगैरह चेक करनी होती है। सो आप जल्दी चले जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट मत होना। 10 बजे तक हमें हमारा पेपर मिल गया था, और उसके बाद मैंने पेपर शुरू कर दिया था अपना सॉल्व करना। बट जैसे मैंने देखा ना, सबसे पहले हिंदी वाला पार्ट आया हुआ था, उसके बाद मैथ्स था, मैथ्स के बाद रीजनिंग के बाद सबसे लास्ट में जीएस थी। जब मैंने हिंदी करना शुरू किया तो हिंदी तो काफी इजी पूछ रखी थी, बहुत ज्यादा इजी थी हिंदी, मतलब सब चीजें आसान थी। और मैंने बहुत सारी चीजें लगता है शायद एक्स्ट्रा में ही पढ़ रखी थी। लाइक अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आई थी इस एग्जाम में, और क्या क्या चीजें हैं जरूरी जो आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें आई थी। मैंने ये सभी चीजें ना नोट करके रख ली हैं, मैं भी आपको एक एक चीजें बताती हूँ। एक्चुअली मैं ना एग्जाम से अभी आई हूँ, बस थोड़ा ही टाइम हुआ है, और मैंने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए हैं। पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं आप सभी के लिए, क्योंकि गांव में ना नेट नहीं आता है, उसके बाद ये अपलोड नहीं हो पाएगी शाम के बाद। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें पहले कर रही हूँ। मैंने ना सभी चीजें नोट कर ली हैं कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, हिंदी के क्या टॉपिक आ रहे हैं, रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, और क्या टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो
हिंदी वाला पोर्शन काफ़ी ईजी था, ऐसा नहीं था कि हिंदी डिफिकल्ट थी। जब मैंने सबसे पहले हिंदी वाला पार्ट ही आया हुआ था पेपर में, उसके बाद मैथ्स आई हुई थी, मैथ्स के बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद था हमारा जीएस। ये 4 सब्जेक्ट इस तरह से सीक्वेंस में आए हुए थे। तो मैं आपको बताती हूँ हिंदी में क्या क्या चीज़ थी। हिंदी में अनेकार्थी शब्द भी आए हुए थे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन अनेकार्थी शब्दों के आए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द भी आए हुए हैं। पर्यायवाची शब्दों की बात करूँ तो शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे पर्यायवाची शब्दों के। सो ये चीजें ना अच्छे से पढ़ लेना। अगर मैं बात करूँ तो शब्दों वाले ज्यादा क्वेश्चन थे, लाइक अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं, पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और इन दोनों से ना 2-2 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आप देख सकते हो कि अदर चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पड़ रही है जितनी ये चीजें आ रही हैं। और उसके बाद कारक से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तद्भव तत्सम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। समास से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ना, इन टॉपिक्स को ना एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि अब आपकी जो नेक्स्ट शिफ्ट है 18 तारीख में, ऑफकोर्स इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग चीजें नहीं पूछी जाएंगी। क्योंकि कुछ अलग पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों शिफ्ट में। सो इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। दूसरा, रस से भी क्वेश्चन आए हुए थे और छंद से भी क्वेश्चन आए हुए थे। वाच्य की बात करूँ तो एक क्वेश्चन वाच्य से भी आया हुआ था। काल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। ये हिंदी की सारी चीजें बता रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले वाला जो पोर्शन था ना वो हिंदी का ही था। तो ये जितनी भी मैं चीजें बता रही हूँ हिंदी की हैं, और जितने भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ इनको ना रिवीजन कर लेना अच्छे से, और काल का भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद एक गद्यांश आया हुआ था। गद्यांश ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही गद्यांश था, तो वो तो इजी था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं उसको करने में। सब गद्यांश वगैरह तो हो जाएंगे आपके। अगर मैं पुरस्कार की बात करूँ तो जैसे व्यास पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था। और मैंने इतनी सारे पुरस्कार पढ़े हुए थे, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी मैंने। जितने भी तरह के पुरस्कार थे मैंने सारे पढ़े हुए थे इस चीज के लिए। और रचनाओं को मैंने काफी अच्छे से पढ़ा था, उसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। हिंदी में तो कोई क्वेश्चन नहीं था देखो रचनाओं से। और मैंने तो शायद चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा ही पढ़ ली थी हिंदी में, ये सारी इनसे तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया इन चीजों से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गुरु और शिष्य से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन ये था कि मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे। तो ऑफकोर्स मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी, तो मैंने लगा दिया था। और उसके बाद भाषा से क्वेश्चन था। भाषा का मतलब है यहाँ पर जो हमारी 5 अलग अलग 5 भाषा के जो समूह है उनसे क्वेश्चन आया हुआ था। उनमें ये पूछा हुआ था कि बांगड़ू जो है भाषा वो कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। सो ये हो गया था क्वेश्चन ये। उसके बाद अगर मैं गणित की चीजें बताऊँ आपको कि गणित में क्या क्या चीजें आई हुई थी या किस टॉपिक से चीजें पूछी हुई हैं, ये चीजें जितनी भी मैं बता रही हूँ ना इनको प्लीज रिवीजन कर लेना। अगर आपके पास अभी टाइम है और आपका रिवीजन हो चुका है तो ये वाली चीजें ना आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि इन चीजों से रिलेटेड ही नेक्स्ट वाली शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिवीजन कर लेना इन चीजों का। और नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन थे, तो नंबर सिस्टम को ना अच्छे से रिवाइज कर लेना आप सभी। एलसीएम और एचसीएफ को कर लेना, वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन इजी थे। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन टाइम कम लगा मुझे, तो बहुत ज्यादा कम लगा टाइम मेरे अकॉर्डिंग, तो बहुत ज्यादा कम था। उसके बाद प्रॉफिट और कैपिटल वाले क्वेश्चन थे। प्रॉफिट और कैपिटल वाले क्वेश्चन थे, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था शायद इससे। और एवरेज से भी एक क्वेश्चन था, सो एवरेज को भी जरूर पढ़ लेना। देखो सीआई से क्वेश्चन था, बल्कि एसआई से क्वेश्चन नहीं था। वैसे मैंने सीआई भी पढ़ा हुआ था और एसआई भी पढ़ा हुआ था, बट वो जो एसआई का क्वेश्चन आया था वो थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने किया नहीं वो। उसके मतलब अगर मैं उसको करने लगती तो ज्यादा टाइम लग जाता। और सीआई की एसआई मतलब सीआई से तो क्वेश्चन था, बट एसआई से कोई क्वेश्चन नहीं था। सो सीआई को एक बार रिवीजन से कर लेना अच्छे से। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर मुझे तो, बट अगर आपके पास टाइम और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको पढ़ लेना सीआई को। उसके बाद टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया हुआ था, और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया था। डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन थे, और डाटा इंटरप्रिटेशन के तो 4 से 5 क्वेश्चन थे, सारे इजी थे, तो हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी। वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के भी क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, लाइक 2 से 3 या ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना रीजनिंग में थे, कुछ मैथ्स वाले। एक तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है कहाँ से मैथ्स, तो इतना ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा ये नहीं ध्यान दिया कहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है कहाँ से मैथ। पर डायरेक्शन के ना 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो डायरेक्शन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद बात करूं तो रीजनिंग में सीरीज आई हुई थी काफी सारी, नंबर सीरीज काफी थी, और टाइम लग रहा था, टाइम टेकन थी, उनको सोल्व करने लगते थे तो टाइम लग जा रहा था, इस वजह से टाइम मुझे काफी कम पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्राइटेरिया और इक्वालिटी वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे रीजनिंग में। वो होता है ना लाइक कि चयन प्रक्रिया में उसको भर्ती किया जाएगा या नहीं, उसके लिए काफी सारी चीजें डिटेल बता दी जाती हैं। मतलब एक कथन के तौर पे इतनी सारी चीजें डिटेल में बता दी जाती हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का चयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड ना 3 से 4 क्वेश्चन थे।
सो ये वाला जो चैप्टर या यूनिट जो भी है, ये जो भी आप इसको बोलना चाहो, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। इसके 2-3 क्वेश्चन मतलब जो भी आप करना चाहो इस चैप्टर को ना रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस अकेले एक क्वेश्चन को देने से ना उसमें 3 या 4 क्वेश्चन थे शायद इसके। सो ये वाले क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन ना टाइम टेकिंग होता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि पूरे मतलब एक क्वेश्चन को ही करने में पूरी डिटेल चेक करनी पड़ती है, फिर उनकी एज चेक करनी पड़ती है। सो टाइम टेकन हो जाता है इसमें। पुलिस से रिलेटेड ना काफी सारे क्वेश्चन थे, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना उस तरह के थे। लाइक कोई भी आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि कहीं पर इस तरह की चीजें हुई हैं, कहीं पर कुछ दुर्घटना हुई है, वहां पर आप एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तैनात हैं, तो वहां पर आप किस तरह की कंडीशन होगी, किस तरह से आप वहां पर काम करोगे, मतलब आपके क्या क्या सुझाव रहेंगे, उस तरह की चीजें पूछी हुई थी। और ऐसे सिर्फ 1-2 क्वेश्चन नहीं था, 3 से 4 क्वेश्चन थे इस तरह के। सो इस वाले चैप्टर को मैं तो यही कहूंगी कि इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये तो मैं अपने अंदाजे से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा एग्जैक्ट तो नहीं लिखा कितने कितने क्वेश्चन थे, पर हाँ 4 से 5 क्वेश्चन पक्का इस वाले चैप्टर से थे। सो इस वाले को ना अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें हमको एक सिचुएशन दी जाती है कि अगर इस कंडीशन में आप एक पुलिस ऑफिसर होते या आप उस पद पर होते, इस पद पर होते, तो वहां पर आप क्या निर्णय लेते। इस तरह के क्वेश्चन 4 से 5 थे। सो इस वाले चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ब्लड रिलेशन को भी ना अच्छे से इस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, वैसे इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इजी क्वेश्चन बनता है, इससे दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। उसके बाद वेन डायग्राम से रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ गए थे, 2 से 3 वेन डायग्राम के क्वेश्चन रीजनिंग में भी थे, इजी थे बट ये। और देखो क्लॉक से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्लॉक वाले चैप्टर को ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। क्लॉक वाला चैप्टर या कैलेंडर वाला चैप्टर थोड़े नए से हैं, मतलब इसमें और हर एग्जाम में नहीं बनता है इनसे क्वेश्चन, कुछ ही एग्जाम होते हैं गिने चुने जिस एग्जाम में क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। तो क्लॉक वाला चैप्टर भी ना प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इससे। क्लॉक से सिर्फ 1 क्वेश्चन था, और कैलेंडर की बात करूँ तो मैं कैलेंडर से तो 1 भी क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर को मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, मतलब 2 अलग अलग टीचर से पढ़ा था मैंने कैलेंडर का चैप्टर, और कहीं से भी 1 भी क्वेश्चन नहीं था भाई कैलेंडर का, तो कुछ भी नहीं था कैलेंडर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद बात करूँ तो मिरर इमेज से थे 2 क्वेश्चन थे मिरर इमेज के, इजी होती है मिरर इमेज, तो बहुत आराम से हो गया था वो तो। उसके बाद वो था एक क्वेश्चन, वो था क्या होता है उसमें, एक पेपर को फोल्ड करने के बाद कुछ कटिंग की जाती है उसमें, उसको फिर पूछा जाता है कि अगर हम पेपर को ओपन करेंगे तो मतलब पेपर किस तरह का दिखाई देगा, उस पर किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह ऐसे वाले 2 क्वेश्चन थे ये मेरे वाले सेट में। उसके बाद स्टेटमेंट यानी कि कथन और निष्कर्ष वाले भी काफी सारे क्वेश्चन थे, शायद 2-3 होंगे। सो ये वाले मतलब थ्योरी रीजनिंग में ना थ्योरी काफी आ रही है, और मतलब थ्योरी भी ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और उसका आंसर कर दिया। थ्योरी ऐसी है कि उसमें ना आपको टाइम लगता है भाई सोचने में, कि मतलब आप वहां पर उस सिचुएशन में होते तो क्या चीजें करते। इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की चीजें ज्यादा आ रही थी, यानी कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी 2 से 3 थे। तो इस वाले चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर जीएस की बात करूं तो जीएस में स्टैटिक जीके का भी कुछ पार्ट था, जो स्टैटिक जीके का तो मेरा पार्ट थोड़ा हो गया था, क्योंकि वैसे मैंने इस टाइम पर तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था, बट पहले मैंने अदर अपने केवीएस और टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो स्टैटिक जीके पढ़ी हुई थी वही हो गई थी, उससे ही काम चल गया था। स्टैटिक जीके वाला पार्ट तो ठीक था, बट करंट अफेयर जो आई हुई थी ना, करंट अफेयर नहीं आती थी मुझे, और मैंने पढ़ी भी नहीं थी इतनी ज्यादा, और टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतना मैंने ज्यादा टाइम पहले नहीं शुरू की थी इस एग्जाम की प्रिपरेशन। सो अगर आपके पास टाइम है तो करंट अफेयर को पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत चीजें, जब जितना कुछ हो पाएगा आपसे, क्योंकि अब तो अगले दिन आपका एग्जाम है, ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। सो बस यही सारी चीजें आई हुई थी। यूपी से रिलेटेड, यूपी की जीके से रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 थे, मतलब यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। बल्कि स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी था, बोलूँ तो मैं ऐसा होगा शायद 5 से 6 क्वेश्चन या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं स्टैटिक जीके वाले पार्ट से। सो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, मतलब इस तरह वाली चीजें पढ़ लेना, अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पेपर काफी इजी था, बट मुझे तो बहुत ज्यादा कम टाइम लगा, इसलिए मुझे नहीं लगता मेरा पेपर ज्यादा अच्छा हुआ है। मेरा पेपर इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बट आप सभी ने अच्छे से एग्जाम करना और अपना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लेना, क्योंकि टाइम की कमी रह जाती है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि 2 घंटे कम रह जाएंगे, क्योंकि घर पर मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, इतने मॉक टेस्ट भी दिए, और मैंने अपनी बुक से भी सोल्व किया, मेरे अच्छे नंबर भी आ रहे थे मॉक टेस्ट में भी, और प्रैक्टिस से करने पे भी मेरी अच्छी चीजें स्कोर हो रही थी। बट वहां पर पता नहीं क्या हुआ, मुझे टाइम क्यों कम लगा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हुई है, टीचर ने ना वहां पर जो बुकलेट होती है उस पर कुछ भी नहीं लिखने दिया। लास्ट में जो एक पेपर था
सभी क्वेश्चन ना सिर्फ वहां पर जगह दे दी गई थी, अपने जो कितने भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको बोल दिया था कि अपने लास्ट में सोल्व करने हैं। इवन कुछ एक टिक भी नहीं लगाने थे किसी एक क्वेश्चन पर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया है कौन सा नहीं किया है। बार बार उसको खोल के देखना पड़ता है फिर OMR को कि कौन सा क्वेश्चन किया है कौन सा नहीं किया है। और उसके बाद रफ पेपर ना सिर्फ एक ही था, जैसे ये पूरा पेपर होता है ना, एक साइड का पूरा पेपर होता है, उसमें भी सिर्फ एक ही साइड था, मतलब जो हमारे रफ करने के लिए दिया गया था। सेकंड टाइप साइड भी उसके कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ प्रिंटिंग हुई थी, कुछ लिखा हुआ था, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। यानी कि आपको रफ पेपर भी ना बहुत ही कम मिलता है। सो आपको जो कुछ करना है ना बहुत ध्यान से करना उस रफ पेपर में। एक ही साइड वाला रफ पेपर था। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरा पेपर तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि मुझे तो टाइम कम रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सारी चीज़ें आती है, मतलब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे आती है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से ना मेरा काफ़ी सारी चीज़ें ना रह गई हैं। इसलिए मेरा तो बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ है, बट मैं आप सभी का आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हो और अच्छे से आप सभी अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेना। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना, क्योंकि टाइम कम पड़ सकता है जहाँ तक, क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे भी लग नहीं रहा था, क्योंकि घर पर मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर रही थी, जितने भी मॉक टेस्ट लगा रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि टाइम कम रह जाएगा। बट एक्चुअली में वहाँ पर जो है टाइम कम रह गया था मुझे। सो आप लोग भी अपनी अच्छे से तैयारी कर लेना। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।